हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको म्यूटेशन की प्रक्रिया बताऊंगा। दाखिल खारिज की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, क्यों ये आवश्यक है, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये भी दोस्तों। सामाजिक विषय है। आपने कोई संपत्ति परचेज कर ली और उसका म्यूटेशन नहीं कराया, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, या दाखिल खारिज हमें किस तरह से कराना चाहिए, ये प्रक्रिया बताऊंगा दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों, एंड तक देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय आया है, वो भी बताऊंगा दोस्तों आपको। चलिए शुरू करता हूं दोस्तों। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया आमतौर पर कृषि की संपत्तियों पर होती है, कृषि की जमीनों पर होती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया बहुत महत्वपूर्ण, जो हमें बताएगा कृषि की जमीन पर दाखिल खारिज की प्रक्रिया ना करवाने का क्या नुकसान होता है, और जो दाखिल खारिज की जो रसीद होती है, स्लिप होती है, क्या वो एज ए डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पर रखी जा सकती है कि देखिए सर, मैं दाखिल खारिज में मेरा नाम है और ये संपत्ति मुझे दे दी जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ रसीद के माध्यम से दाखिल खारिज में आपका नाम चढ़ गया, किसी का नाम काट कर, और वो रसीद आपको दे दी गई रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो क्या उस रसीद के माध्यम से आप मालिक हो गए उस संपत्ति के? उसके बारे में बताता हूं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेता हूं। कोई ए पक्षकार है, उसकी जमीन है, ठीक, खेती की जमीन है, और उस खेती की जमीन को उसने किसी को वसीयत कर दिया, विल कर दी। ठीक, और विल उसने करी किसी बी व्यक्ति के नाम। उस बी व्यक्ति ने उस वसीयत के आधार पर राजस्व न्यायालय में गया, राजस्व न्यायालय जाके अपना अपना नाम चढ़वा लिया वसीयत के आधार पर। देखिए सर, ए ने मुझे वसीयत कर दी है, इसके आधार पर उसका नाम काटकर मेरा नाम चढ़ा दीजिए। तो क्या इस तरह से रसीद दिखाकर वो अपने नाम संपत्ति करा सकता है क्या? ठीक दोस्तों, इसके बारे में बताता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया है, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021 सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है डिसीजन? ये डिसीजन ये हमें बताता है कि सिर्फ इस रसीद के माध्यम से आप मालिक नहीं हो जाते। तो आपके लिए क्या प्रक्रिया है? जब आपका नाम वसीयत किसी व्यक्ति ने कर दी है और आप उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड की रसीद दिखा रहे हैं, तो उस रसीद की क्या अहमियत है? वो रसीद की अहमियत सिर्फ इतनी है कि आपने लगान जमा किया है। लगान अब कौन व्यक्ति जमा करेगा? लगान मीन्स विद रेवेन्यू कौन जमा करेगा, राजस्व कौन व्यक्ति जमा करेगा, उसका सिर्फ ये मतलब होता है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा और कोई उद्देश्य उसका नहीं होता। समझ में आया? मीन्स अब ये रसीद आपकी कट गई है, रसीद को देखकर लगान कौन व्यक्ति जमा करेगा, इसके बारे में हमें बताया जाता है। समझ में आया? और इसका अहमियत क्या होती है? अब किस तरह कराया जाए? वसीयत तो आपके नाम है, वसीयत तो बी के नाम करी है ए ने, अब वो क्या करे, किस तरह से करे? इसी केस में उसकी प्रक्रिया भी दे रखी है दोस्तों। क्या प्रक्रिया है? इस केस में प्रक्रिया दे रखी है कि उस व्यक्ति को वसीयत को ले जाकर सिविल कोर्ट में जाना है, और सिविल कोर्ट में जाकर उसे अपने नाम डॉक्यूमेंट दिखाने हैं सारे, कि देखिए ए ने मेरे नाम वसीयत करी है और इसके आधार पर मेरा नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाए। अब सिविल कोर्ट का जो डिसीजन होगा, वो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑफिस में जाइएगा, वो दिखाइएगा, तब जाकर आपका पूरा होगा दाखिल खारिज प्रक्रिया। अब तक क्या होता है, सोचिए दोस्तों, किसी ने किसी की वसीयत करी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑफिस में जाकर उसने अपनी वसीयत के आधार पर उसका नाम कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड की रसीद के माध्यम से कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो जाएगा। उसे सिविल जज की डिसीजन लेना होगा, डिक्लेरेशन डिक्री लेनी होगी सिविल जज के पास से, कि देखिए सर, इस संपत्ति का अब मैं ऑनर हूं। डिक्लेरेशन डिक्री क्या होती है, घोषणात्मक डिग्री किसे कहते हैं, ये समझाऊंगा आपको। ये स्पेशल रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दे रखा है, सेक्शन 34 में। डिक्लेरेशन डिग्री कैसे कहते हैं? डिक्लेरेशन डिग्री मांगी जाती है न्यायालय से, सर मुझे इस संपत्ति का ऑनर घोषित किया जाए, मेरे पास इस संपत्ति की वसीयत है। तब न्यायालय उस संपत्ति का ऑनर उसे घोषित कर देता है जिसके पास वसीयत होती है। ठीक, और वो उसकी डिग्री दिखाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा सकता है। ये इस केस में पूरी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी न्यायालय ने। ठीक दोस्तों, अब आपको बताता हूं म्यूटेशन क्या प्रक्रिया होती है। शहरी संपत्ति का म्यूटेशन कैसा होता है और गांव की संपत्ति का म्यूटेशन कैसे होता है। देखिए, गांव में किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति को बेचा किसी व्यक्ति को, तो इसका कौन चेक करेगा? इसका उद्देश्य पूरा उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट में दे रखा है। पूरी प्रक्रिया इसकी जो दे रखी है यूपीजेड में दे रखी है, उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम में पूरी प्रक्रिया दे रखी है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ट्रांसफर करी जाती है, तो उस ट्रांसफर के आधार पर वो व्यक्ति उसका रजिस्ट्री को लेकर रेवेन्यू ऑफिस में जाता है, दिखाता है देखिए मेरे नाम से संपत्ति करी गई है और मेरे नाम से चढ़ाई है। ठीक, तो वहां से चढ़ा दी जाती है। वसीयत के संदर्भ में अलग सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन बताया मैंने वो है। या कोई व्यक्ति मर गया और उसके 4 बच्चे हैं,
जो मरा हुआ व्यक्ति था उसी के नाम से अब तक लगान जमा होता आ रहा था, लेकिन 4 बच्चों के नाम संपत्ति आई है, चारों झगड़ा कर रहे हैं, चारों को अलग अलग चाहिए, तो पटवारी उन चारों को वो अलग अलग बना देता है। ठीक, अलग अलग नाम उनका दाखिल खारिज कर देता है। ये भी देखिए किसकी प्रक्रिया है, राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया है। ठीक, ये सब काम किसका नाम लिया मैंने, पटवारी कानूनगो का यही काम होता है कि वो देखें कि संपत्ति का कौन ऑनर मर गया, उसके कितने एलआर हैं, क्या किसी का कोई झगड़ा तो नहीं है, झगड़ा है तो न्यायालय सुलझाएगा, पटवारी नहीं सुलझाएगा, ध्यान रखिए। पटवारी का काम सिर्फ दाखिल खारिज करना है न्यायालय के आदेश के आधार पर। ये तो होगी गांव की संपत्ति। शहर की संपत्ति क्या होती है, शहर की संपत्ति लेके चलिए, आपने कोई संपत्ति खरीदी, कोई मकान खरीदा, मकान की आपने रजिस्ट्री कराई ऑनर से, उसने आपके नाम मकान कर दिया। अब सिर्फ रजिस्ट्री तो हुई ना, तो नगर पालिका में आपको उसे कैसे चढ़ाना है, अपने नाम कराना है, तो उसके लिए नगर पालिका में डोमेस्टिक को लेकर और कमर्शियल को लेकर दोनों की अलग अलग फाइल चलती हैं। फाइल कैसे चलती है, उसकी आपको रसीद कटवानी पड़ती है। हर स्टेट में अलग अलग कुछ खर्चा होता है, कहीं 1000 रुपए होता है, कहीं 2000 रुपए होता है, कहीं 500 रुपए भी होता है खर्चा। जो सरकारी खर्चा उस रसीद कटती है म्यूटेशन की दाखिल खारिज की, वो दाखिल खारिज की रसीद और पूरा फॉर्म भरकर आप नगर पालिका में जमा करेंगे। नगर पालिका 4 महीने का समय लेता है मैक्सिमम उसमें। आपको 4 महीने में समय क्यों लगता है, 4 महीने में वो दूसरी पार्टी जिसने आपको मकान नाम किया है उसको नोटिस भेजता है कि आप अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। दोनों पार्टीज के पास वो नोटिस जाता है। ठीक दोस्तों, दोनों पार्टी के पास नोटिस जाएगा। अगर उसको आपत्ति होगी, जैसे किसी ने जबरदस्ती किसी के नाम रजिस्ट्री करा ली है, तब दिक्कत आएगी ना। उसी को देखते हुए नगर पालिका की सरकारी प्रक्रिया है कि उन दोनों पार्टीज को नोटिस जाता है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति नहीं होती तो उसके बाद 1 महीने बाद, 4 महीने के अंदर बता रहा हूं, उस 1 महीने बाद वो लोकल न्यूज़पेपर में भी नगर पालिका निकलवाती है। ठीक, पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि इस ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम को संपत्ति ट्रांसफर करी है, हमने उसको नोटिस भेज दिया है, उसे कोई आपत्ति है तो हमें अभी बता दीजिए आकर। ये देखिए पूरी प्रक्रिया नगर पालिका अपनाती है। कोई आपत्ति होती है उसे बताया जाता है, नहीं आपत्ति तो फिर नगर पालिका 4 महीने के बीच के अंदर ही उस ए व्यक्ति के नाम वो संपत्ति दाखिल खारिज कर देती है। अब वो हाउस टैक्स की रसीद, जो भी टैक्स रसीद आएगी, उसने जिसने संपत्ति खरीदी है उसके नाम से कटेगी, ना कि पूर्व के स्वामी के नाम से। समझ में आया दोस्तों, ये होती है दाखिल खारिज की प्रक्रिया। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपने रजिस्ट्री तो करा ली लेकिन आपके नाम संपत्ति नहीं चढ़ी, कल को क्या पता वो व्यक्ति पलट जाए, मैंने तो रजिस्ट्री करी नहीं है, फिर कोर्ट प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। देखो दोस्तों, आप ऑनर घोषित करते रहेंगे अपने आप को। ऐसे एक मैटर बहुत आया है सामने, एक व्यक्ति को 20 साल हो गए, उसने रजिस्ट्री तो कर ली थी, व्यक्ति मर गया, ए नाम के व्यक्ति ने किसी बी नाम के व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दी संपत्ति की। अब ए नाम का व्यक्ति मर गया, उन्होंने नगर पालिका में जाके दाखिल खारिज नहीं कराया, 20 साल से ऊपर हो गए, सोचिए दोस्तों, दाखिल खारिज नहीं कराया, क्या कारण रहा, वकीली गलती रही या पक्षारों गलती रही, 20 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्होंने नगर पालिका में दाखिल खारिज नहीं कराया, पहले ही व्यक्ति के नाम वो रजिस्ट्री रसीद कटती आ रही है हाउस टैक्स की। ठीक, दिक्कत हो रही है ना। देखिए, अब 20 साल हो गए, 20 साल बाद ए मर गया, अब उसका बच्चा आपत्ति करता है, नहीं मेरे पिता ने तो आपको सामने संपत्ति नहीं करी थी, आपने तो जबरदस्ती उन्हें डरा धमका कर कपट के माध्यम से रजिस्ट्री करा ली है। तो दिक्कत, ऑनर होते हुए भी दिक्कत आ गई ना। ये नुकसान है म्यूटेशन ना कराने का। इसलिए जब भी आप संपत्ति खरीदें, रजिस्ट्री अलग चीज है, रजिस्ट्री जरूर कराइए तहसील में जाकर, लेकिन उसके बाद अगली प्रक्रिया आपकी है नगर पालिका में उसे अपने नाम दर्ज कराएं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आपके नाम वो संपत्ति होनी चाहिए, तभी आप उसके पूरे तौर पर मालिक हो जाते हैं। अदरवाइज भविष्य में जाकर आपको दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। और अपने नाम हाउस टैक्स की रसीद जरूर कराएं। इसमें जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी फॉलो कीजिए। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।